नमस्कार दोस्तों, साइंस की ये दूसरी क्लास जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया था विद्युत धारा और परिपथ। उसके बारे में अपन ने जान लिया था, जिसमें विद्युत धारा और ओम का नियम जो अपन ने पढ़ा था उसमें आया था एक प्रतिरोध। चलिए आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे हम। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आज हम प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे कि वो किस प्रकार से और किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक प्रतिरोध है, ये एक वस्तु के रूप में प्रतिरोध है जिसकी ये L लंबाई है और इसका जो क्षेत्रफल मैंने लिखा हुआ है वो A से प्रेजेंट कर दिया। और ये जो है दोस्तों इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल्स हैं। और क्षेत्रफल A से प्रेजेंट हो गया, लंबाई कैपिटल L, और ये पूरा जो है वो एक प्रकार से प्रतिरोध मान लेते हैं। तो चालक होता है जिसके साथ में प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहता है, वो ये प्रतिरोध है जिसको R से प्रेजेंट करते हैं। आज हम इसमें यही जानेंगे कि ये जो प्रतिरोध है वो किन कारकों पे निर्भर करता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिस पे प्रतिरोध की निर्भरता बनी रहती है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिरोध होता है इसका ये एक सिरा मैंने इधर बना दिया और एक इधर बना दिया। अब निर्भरता देखिए कैसे होगी इसकी। प्रतिरोध हमेशा लंबाई पे और उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, जितनी लंबाई कम होगी उतना ही प्रतिरोध उसका कम होगा। ये डिपेंड करता है उसकी लंबाई पे। लंबाई और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और यदि लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। अब देखिए, मान लेते हैं मैंने इसकी लंबाई इतनी बढ़ा दी आगे। ये लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है प्रतिरोध। देखिए, जब प्रतिरोध हमें पता है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध वह होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे। अब मान लेते हैं कि लंबाई अगर इतनी थी तो यहाँ से यदि जब धारा गुजरती इतनी लंबाई से तो हमें इतनी ही दूरी तय करनी पड़ती। मतलब धारा को प्रतिरोध का इतनी दूर तक सामना करना पड़ता और धारा बाद में इस छोर से निकल जाती। अगर मैंने लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध और बढ़ गया, मतलब रास्ता लंबा हो गया। जो खराब रास्ता था उसको और लंबा कर दिया तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा और धारा यहाँ से होती हुई इतनी दूर आने में ज़्यादा समय लेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रतिरोध, मान लेते हैं कि एक कच्चा रास्ता है और उस कच्चे रास्ते में चलने में प्रॉब्लम हो रही है और उसको और बड़ा कर दिया जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है। अब देखिए क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल और प्रतिरोध में क्या निर्भरता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना प्रतिरोध का मान घटेगा उतना ही मान लोगे कि क्षेत्रफल बड़ा होगा। देखिए, मैंने इस क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। पहले जो क्षेत्रफल था उसी क्षेत्रफल में से विद्युत धारा गुजर रही थी। मतलब जो कण थे वो पास पास में होते हुए गुजर रहे थे और उनको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हम इसको एक रास्ते से समझ सकते हैं कि एक रास्ते मान लो 10 व्यक्ति जा रहे हैं और रास्ते की चौड़ाई कम है तो वो पास पास में होकर गुजरेंगे। और यदि रास्ता चौड़ा हो तो वो आराम से दूर दूर से बिना रुके हुए तुरंत निकल जाएंगे। तो सेम प्रोसेस क्षेत्रफल में ऐसा ही होता है कि अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो धारा आराम से निकल जाएगी। धारा किधर से भी किसी भी कोने से निकल जाएगी। और यदि प्रतिरोध अगर उसका ज़्यादा है तो मान लीजिएगा कि उसका क्षेत्रफल कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पे R बराबर L/A है और ये जो समानुपाती के चिन्ह को मैंने हटाया उसकी जगह पे क्या लगा दिया, रो। तो R बराबर रो L/A। प्रतिरोध की जो क्षमता होती है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे रो से प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रो बराबर क्या होता है, ये प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोध की क्षमता, कितनी क्षमता है किसी प्रतिरोध की, और वो डिपेंड करेगी उसकी प्रकृति पर कि किसी भी चालक तार की प्रकृति किस प्रकार की है। तो रो है वो आनुपातिकता स्थिरांक है। चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता मतलब चालक पदार्थ के उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम एक उदाहरण देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्रश्न है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये आपके सामने प्रश्न है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर। और चालक तार की प्रकृति पर क्या निर्भर करता है? प्रतिरोधकता। देखिए इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि इसी पदार्थ के, प्रकृति चेंज नहीं की गई है, पदार्थ वही है, और इसमें चेंज क्या है? लंबाई और उसकी मोटाई। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है किसी चालक तार की लंबाई वो है L तथा मोटाई A है और इसका प्रतिरोध 4 ओम है। हम जानते हैं कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर L/A होता है, और जो हमें दिया गया है 4 ओम। ठीक है, ये हमें दिया गया है R बराबर 4 ओम। तो R बराबर हम लिख देंगे रो गुणा L/A, जहाँ पे L लंबाई और A क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है। R जो प्रतिरोध है हमें दिया गया है 4 ओम। तो हम इसके बराबर में ये 4 ओम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? L/A और गुणा में रो है बराबर 4 ओम, ये हमें दिया हुआ है। रो LA/A बराबर 4 ओम। इस प्रकार से ये कह रहा है कि इसी पदार्थ में प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध ज्ञात करना है जिसमें लंबाई तो कर दे L/2 और मोटाई कर दे उसकी 2A। तो हम कह सकते हैं कि R2 क्या हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा आपके ये L/A का मान हमें क्या दे रखा है? रो गुणा, अब देखिए L का मान है L/2, L/2 लिख दिया, और A का मान है अपने पास 2A, तो ये 2 नीचे आ जाएंगे। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? रो गुणा L/4A, ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? अपने इसी 4 ओम का जो मान है रो LA/A के, इसी के बराबर होगा। तो रो L/A से ये कट जाएगा, क्या बचा? 1/4 बराबर रह जाएगा 4 ओम जो था, 4 से 4 कट गया तो कितना रह गया? 1 ओम। तो हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ का प्रतिरोध होगा 1 ओम। यदि पदार्थ वही रहे और लंबाई और उसकी मोटाई में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। दोस्तों इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी आप अपनी बुक से देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। एक बार इसको वापस देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। जहाँ पे समझ नहीं आए वहाँ आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। दोस्तों हम प्रतिरोध की निकायों का प्रतिरोध भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि प्रतिरोध के जो निकाय होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। नाम तो सभी ने सुना है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। चलिए उसको मैं एक आपको अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। देखिए मान लेते हैं ये एक आपके हाईवे रोड, जानते हो एकदम जिस पे गाड़ियाँ फुल फास्ट चलती है, ये हाईवे रोड है। हाईवे रोड जहाँ पे है उसके थोड़ी दूर में हम मान लेते हैं कि ये कोई कच्ची सड़क है, जहाँ पे कंकड़ वाली सड़क जिसे बोल सकते हैं, जहाँ पे गाड़ी सही ढंग से नहीं चल पाती है, स्पीड इसकी जहाँ कम हो जाती है। और फिर हाईवे है, थोड़ी दूर कच्चा रास्ता है, फिर हाईवे है, फिर कच्चा रास्ता है। ये इस प्रकार से अपन ये रोड बना ली। अब देखिए आगे और हाईवे आ जाएगी, पहले हाईवे, फिर कच्ची सड़क, फिर हाईवे, फिर कच्ची सड़क और फिर हाईवे।
अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से गाड़ी आ रही है जो इस हाईवे से निकलेगी। हमें पता है रास्ता यही है जाने का, हमें एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हाईवे से जब गाड़ी जाएगी तो वो फुल स्पीड से जाएगी, कहीं पे भी रुकेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी और उसको जाने में दिक्कत भी नहीं आएगी। आगे जब रोड ख़राब आ जाएगी, कच्ची रोड आ जाएगी, तो उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ से यहाँ तक चलने में, मतलब रुकावटें पैदा होगी। तो यहाँ से चलने में उसको थोड़ी तकलीफ़ होगी और धीरे उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और धीरे धीरे यहाँ से भी निकल जाएगी। फिर वापस हाईवे आ जाएगी और हाईवे आने के बाद ये वापस अपनी उसी गति से निकल जाएगी जिस गति से हाईवे पे आई थी। बीच में कच्ची रोड आई, फिर हाईवे आ गई और वापस सीधी चलने लग गई। यहाँ से चलने के बाद फिर कच्ची सड़क आ गई और यहाँ से फिर उसको वही परेशानी का सामना करना पड़ा और उसकी स्पीड कम हो गई और इधर उधर करके यहाँ से भी निकल गई और फिर हाईवे आ गई। तो दोस्तों, आप इससे ये समझ सकते हो कि ये जो हाईवे रोड है वो तो है चालक तार और ये जो कच्ची सड़क है वो है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, मार्ग में रुकावट पैदा करना, मार्ग में रुकावट पैदा करना। ये हाईवे तो हो जाएगी आपका चालक तार और जो कच्ची सड़क है वो है आपके प्रतिरोध, जिसे हम आर से प्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक ही लाइन में जब प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो उसमें धारा का मान समान चलता रहता है। आपको पता है रास्ता एक ही है, इस ए से बी तक जाना है तो हमें पता है रास्ता एक ही है, तो हमें इसी लाइन से जाना होगा, इसी सड़क से जाना होगा, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो जो धारा का मान होगा वो बिल्कुल इसमें एक जैसे ही चलेगा, एक ही तरफ से चलेगा। तो जैसा कि अपनी एग्जाम्पल देखा सड़क का उदाहरण लेकर, अब इसी उदाहरण को मैं आपके टॉपिक पे वापस ले आता हूँ। देखिए कैसे, ये जो हाईवे थी ये एक चालक तार है, अच्छा चालक तार है, और यदि मैं इसके आगे प्रतिरोध जोड़ दूं कच्चे सड़क वाला, ये प्रतिरोध जोड़ दिया मैंने, और फिर हाईवे है जिसको मैंने नाम दे दिया आर, मतलब प्रतिरोध हो गया ये R1 मान लेंगे या R1 कुछ ही मान सकते हैं। हाईवे के बाद में हम आगे फिर यह वापस हाईवे आ गई और फिर आगे प्रतिरोध आ गया, रुकावट आ गई, कच्चा रास्ता आ गया, ये हो गया R2, इसे हम नाम दे देंगे R2। इस प्रकार से दोस्तों, अगर प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े हुए हो, एक ही लाइन में, जैसे कि हाईवे पे रेगुलर हाईवे है और 2 बार कच्चे रास्ते आ गए तो हमें गुजरना उसी रास्ते से पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा कि धारा का मान जो R1 से निकलेगा वही R2 से निकलेगा, मतलब उतने ही मान को R2 से गुजरना पड़ेगा, जितना धारा का मान R1 से गुजरेगा उतना ही मान R2 से गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किन्हीं 2 प्रतिरोध को या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक ही लाइन में जोड़ दिया जाए उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया कि जो प्रतिरोध है R1 R2 वो एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं और इनमें बहने वाली धारा का मान हमेशा समान रहता है, यही श्रेणी क्रम है। ये श्रेणी क्रम की बात हो गई। ए से लेकर बी तक जो धारा जाएगी वो R1 से गुजरेगी और R2 से गुजरेगी, मतलब धारा का मान दोनों में समान रहेगा। चलिए देखते हैं दूसरा निकाय कौन सा है, उसको भी हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, वैसे ही लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये हाईवे है, हाईवे से हमें जैसे कि दूसरे शहर जाना है, ये मेन हाईवे थी और हमें किसी दूसरे शहर जाना है तो बीच में टोल टैक्स भी आता है, अलग अलग रास्ते आते हैं। तो देखिए ये आपके पास 3 रास्ते जा रहे हैं, एक ये, दूसरा ये और एक नीचे से गुजार देंगे अपन तीसरा रास्ता। जो ये तीनों रास्ते कच्चे रास्ते हैं और आगे फिर हाईवे भी मिल रहे हैं एक ही जगह पे। तो देखिए आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे? आप उसी रास्ते से जाना पसंद करोगे जिस रास्ते में कठिनाई कम आए, उसी से जाओगे ना। और जिधर से पास में हो, हाईवे जिधर से पास रहेगी उधर से ही आप जाने का सोचोगे। तो इधर से हाईवे से कोई भी व्हीकल आ रहा है
या आप जा रहे हो मान लो इधर से, तो आप कौन से रास्ते से जाओगे। मान लेते हैं कि 10 गाड़ी आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि सारी एक ही रास्ते जाएगी, सब ने अलग अलग रास्ता चुन लिया। कोई फर्स्ट रास्ते से जाएगी, कोई सेकंड वाले से, कोई थर्ड वाले से, कोई मान लो इधर चलेगी, कोई सीधी निकल गई, कोई इधर वाले रास्ते से। तीनों ही रास्ते ख़राब है और यहाँ से चलने के बाद मिलेगी एक ही जगह पे। बिल्कुल सही बात है, तीनों रास्ते अलग अलग जा रहे हैं लेकिन मिलना इनको एक ही जगह पे है। अब डिपेंड करता है कि वो कौन से रास्ते से ये जा रहे हैं और तीनों रास्ते अलग अलग है, तीनों में कठिनाई है, लेकिन किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। ये अब देखिए, हम मान लेते हैं कि जो पहला रास्ता है ऊपर वाला, इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, मतलब इसमें चलने में काफ़ी परेशानी होगी। तो इसमें से कुछ ही गाड़ियाँ, थोड़ी बहुत 1-2 गाड़ियाँ इधर से निकलेगी। और मान लेते हैं जो बीच वाला रास्ता है वो थोड़ा इससे सही है, तो इससे ज़्यादा व्हीकल्स निकलेंगे, ज़्यादा लोग इस रास्ते जाना पसंद करेंगे। और मान लेते हैं कि ये थोड़ा शॉर्ट है इधर वाला और इसमें भी कठिनाई कम है, तो इससे थोड़ी कम और उससे थोड़ी ज़्यादा गाड़ी इधर से जाएगी और जाके एक हाईवे पे वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने समझा कि ये जो धारा है हाईवे से चलने वाली, वो इस प्रकार से अलग अलग रास्ते से निकली। चलिए अब हम इसी उदाहरण को हम अपने टॉपिक पे ले आते हैं। ये जो हाईवे थी, ये मान लेते हैं चालक तार है और ऊपर वाला जो रास्ता है वो प्रतिरोध R1 और ये बीच वाला प्रतिरोध R2 और ये नीचे वाला प्रतिरोध R3। इस प्रकार से ये किसी चालक में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और ये R3 इस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस क्रम को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। ये धारा इधर से गुजरेगी। अब जो धारा का मान है वो उधर से ज़्यादा गुजरेगा जिधर प्रतिरोध का मान कम होगा। जिधर प्रतिरोध कम होगा उसी में धारा का मान ज़्यादा होगा और जिधर प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें धारा का मान कम होगा। ये इस प्रकार से इधर धारा I1, ये इधर धारा I2 और ये धारा I3। और वो डिपेंड करेगी प्रतिरोध की प्रकृति पर। प्रतिरोध कैसा है, अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा का मान कम होगा और प्रतिरोध कम है तो धारा का मान ज़्यादा होगा। और तीनों का मान है वो कुल धारा के बराबर होगा। I1 + I2 + I3 बराबर हो जाएगा I। मतलब धारा तो समान आ रही है, धारा जो पूरी आई एक बिंदु से वो अलग अलग रास्ते से निकली और लास्ट में एक जगह जाकर मिल जाएगी। R1, R2, R3 से अलग अलग धारा का मान जाएगा। जिधर से रास्ता इनके लिए आसान रहेगा उधर से ज़्यादा धारा जाएगी और जिधर से कठिनाई होगी उससे कम धारा जाएगी और लास्ट में जाकर एक जगह पे मिल जाएगी। इस प्रकार से हम तुल्य धारा ऐसे निकाल सकते हैं, I1 + I2 + I3 बराबर हो जाएगा कुल I। इस प्रकार से ये होता है समांतर क्रम। तो दोस्तों, हम इस प्रकार से दोनों क्रम को समझ सकते हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, जिसे समांतर क्रम भी बोलते हैं। श्रेणी में R1, R2 इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और पार्श्व क्रम जैसे बोलते हैं, समांतर क्रम भी बोलते हैं, उसमें R1, R2 और R3 इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। अब आप इनके डायग्राम को देखकर बता सकते हो या परिभाषा खुद बना सकते हो कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जुड़े होंगे। R1 का पहला सिरा बैटरी से है और R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले से, R2 का दूसरा R3 के पहले से जुड़ा हुआ है। यही श्रेणी क्रम कहलाता है। और समांतर क्रम में क्या है, R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के प्लस से और R1, R2, R3 का दूसरा सिरा तीनों का बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को परिभाषित कर सकते हैं। दोस्तों, हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।